सर केसरिया नाम कैसे फाइनल किया? इसके बारे में क्या स्टोरी कोई है कि केसरिया क्यों? देखिए सर, सूरत आया, मैंने काम सीखा और काम करके करते करते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गैपिंग नज़र आने लगी। उस गैप को फिल करने के लिए मैंने ये केटी से स्टार्ट किया था। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हम लोगों ने गैपिंग कैसे ढूँढा। किसी भी ब्रांड को अगर बड़ा बनना है, तो उसका जो रिटर्न उसने कमाया है पूरे साल में, उसका एक कुछ परसेंटेज उसको ब्रांडिंग में खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका कोर एरिया जो है उसके अंदर पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस कोर एरिया के अंदर पॉपुलर हो, तो आपको माल बेचने की एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। सर कि आज मानिए एक कोई छोटा सा गांव का कोई बंदा है या कोई छोटे से टाउन में है, अगर वो रिटेल गारमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कैसे शुरू करें जिससे वो भी एक अच्छी कंपनी बना सके? बिल्कुल सर, देखिए, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक नए सुपर गेस्ट के लिए। अगर आप 100 करोड़ का ब्रांड बनाना चाहते हो तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सुपर गेस्ट से करवाने वाला हूं जिन्होंने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी खड़ी की और करोड़ों का ब्रांड बनाया। तो अगर आप टेक्सटाइल में हैं या आप किसी भी बिजनेस में हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होगा। तो चलिए आज मिलते हैं केसरिया टेक्सटाइल के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रितेश मोदी सर से और जानते हैं कैसे 100 करोड़ का ब्रांड बनाया जाए। थैंक यू सो मच सर, आप धन्यवाद हमारे सर। पॉडकास्ट पे आए। सर सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, ब्रांड बनाया कैसे? ब्रांड बनाया कैसे, उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि नाम कैसे बनाया। हाँ। देखिए, ब्रांड कोई भी इंसान बना सकता है, लेकिन ब्रांड बनाने से पहले आपको लीगेसी एक जनरेट करनी पड़ती है। अगर आपको पहचान मिल रही है और उस पहचान के ऊपर ट्रस्ट मिल रहा है, तो आप अपने आप ब्रांड क्रिएट कर लेते हो। राइट। हम लोगों ने जो ब्रांड बनाया वो इसलिए बनाया कि लोगों को एक नया रास्ता चाहिए था, एक मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचने का। और आज के समय हर इंसान मैन्युफैक्चरर के पास में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एक क्वांटिटी को लेके, या उसको ऐसा रहता है कि मैं मैन्युफैक्चरर से जुड़ूंगा तो एक मिनिमम क्वांटिटी मेरे को परचेज करनी पड़ेगी। राइट। इस चीज़ को हम लोगों ने तोड़ा और एक छोटा मध्यम जो काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जैसे घर से कर रहा हो, छोटी दुकान से कर रहा हो, उसको डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से माल कैसे मिले, उसकी शुरुआत को हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग कैसे शुरू करें। बस वो शुरुआत हम लोगों ने करी। उस छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे लोगों को हम लोगों ने एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक हम लोग लेके आए राइट। कि उसको भी हक है वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे कपड़ा खरीदने का। बस यही हमारा ब्रांड का एक यूएसपी बना और धीरे धीरे हम लोगों ने ये लीगेसी क्रिएट की और ब्रांड बन गया। सर केसरिया नाम कैसे फाइनल किया? इसके बारे में क्या स्टोरी कोई है कि केसरिया क्यों? देखिए सर, केसरिया हमारे तिरंगे झंडे के अंदर आता है। जी। केसरिया मान और सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल। केसरिया रंग भी अपने आप के अंदर है। राइट। तो मैंने जब नाम मैं फाइनल कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि लोगों से मैं कनेक्ट कैसे हूँ। नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मुंह पे भी आए और एक सम्मान का प्रतीक हो। तो अब गानों के अंदर भी केसरिया आता है, तो मतलब चारों दिशाओं में केसरिया दिखता है, तो मुझे हनुमान जी ये का लग भी रहा है कि तो केसरिया नाम रखना चाहिए। और ईश्वर की कृपा थी कि ये नाम मेरा रजिस्टर्ड भी हो गया। बढ़िया। इतना कॉमन नेम होने के बावजूद भी मेरा नाम रजिस्टर्ड हुआ। तो आज के टाइम में हर इंसान केसरिया के मुंह पे आ ही जाता है किसी के भी। सर अगला सवाल मेरा वहीं से रिलेटेड था कि नाम फाइनल करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम शुरुआत में कुछ भी नाम रख के हम चालू कर देते हैं, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो नाम का रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और फिर बड़े दिक्कत में आते हैं कि नाम चेंज करूंगा तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी और उसी नाम से चलाऊंगा तो किसी और ने वो नाम से चालू कर दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो नाम फाइनल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। एक तो नाम इतना यूनिक होना चाहिए कि वो आगे जाके ब्रांड जैसा फील करे। दूसरी चीज़, आपको उसका ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड मिले, तभी आपको नाम को उसको पब्लिश करना चाहिए या उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। हम लोगों ने दोनों चीज़ ध्यान दी कि लोग से इमोशनली हम लोग कनेक्ट हो पाए, नाम मुंह पे बोलने वाला होना चाहिए, और तीसरी चीज़ वो रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा। तो रजिस्टर्ड होने के बाद में ही हम लोगों ने ज़्यादा मार्केटिंग स्टार्ट करी। 1 साल तक हम लोगों ने जो अप्लाई होता है गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें हैं सारी हम लोगों ने अप्लाई करी, सारी चीज़ें हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने मार्केटिंग में बूस्टिंग करना स्टार्ट किया।
तो नाम ऐसा निकालिए जो पहचान बने, आगे जाके लीगेसी क्रिएट करे और लोगों के मुंह पे आ जाए कि देखिए आज के टाइम में ओला उबर बोलते ही दिमाग में आता है, साइकोलॉजी हो जाती है कि हाँ वो कार की कंपनी है। जोमेटो स्विगी बोलते ही समझ में आता है कि ये फूड की कंपनी है। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि केसरिया बोलते ही ये कपड़े वाली कंपनी है। राइट। तो ऐसा जनरेट कीजिए आप नाम को कि आपका आइडेंटिटी बन जाए, वो पहचान बन जाए, नाम ही ये क्या चीज़ की कंपनी। राइट। मतलब एक चीज बहुत जरूरी आपने बताई। कई बार मैंने देखा खास करके एमएसएमई बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि वो नाम का जो लीगलाइजेशन जो है, मतलब शुरुआत में उनको जो लीगल एक्टिविटीज करनी चाहिए वो नहीं करते, और वो सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और जब बिजनेस खड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उनको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। एक मेरे क्लाइंट है सर, उन्होंने लगभग 10 साल में एक अच्छी ब्रांड बनाई। बस उनकी गलती ये हुई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया उस नाम का, उसका ट्रेडमार्क वगैरह करवाया नहीं। बाद में हुआ कोई नया प्लेयर आया और उसने उसी नाम से अपनी कॉपी चालू कर दी, और उसने पूरे सूरत भर के अंदर उसकी ब्रांड चालू कर दी। लीगल फाइट हुई, अब इनके पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं, उनके पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं, तो करेंगे क्या। फाइनली 10 साल के बाद उनको खुद का पूरा ब्रांड नेम चेंज करना पड़ा और एक नई शुरुआत करनी पड़ी। उन्होंने मुझे ये बताई थी, मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा मेरे लिए लर्निंग था कि लीगल प्रोसेस पहले करना। बिल्कुल। ग्रेट सर, आप एक सीए भी हैं, तो एक सीए, क्योंकि आज कॉमर्स में पढ़ने वाला बंदा उसका ड्रीम होता है, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे, हालांकि मेरा तो नहीं था क्योंकि मैं उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो जो लोग होते हैं कॉमर्स में उनका ड्रीम होता है कि सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप बिजनेस में आए। सर मैं चार्टेड अकाउंटेंट तो मैं भी पूरा नहीं बन पाया। अच्छा देखिए हम लोग बेसिकली राजस्थान सीकर से बिलोंग करते हैं जी और मेरे फादर का बिजनेस है, वो प्रॉपर्टी का और मंडप का बिजनेस है। जी। वो अच्छा खासा रन कर रहा है वहाँ पे। अब तो नहीं है, अब तो हम लोगों ने बंद कर दिया उसको। उस टाइम में जब सूरत आ रहा था, उस टाइम वो बहुत अच्छा नाम हम लोगों ने कमाया था, उसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी और एक नाम को वहाँ के राजस्थान के अंदर उस नाम को हम लोगों ने पहुँचाया था। हुआ क्या, मेरे दादाजी के एक फ्रेंड जो थे वो सीकर आए हुए थे, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था यहाँ सूरत में। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है, तो मैं बोला अभी तो मैं सीए कर रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, उन्होंने एक दिन सोच लिया, बोले ठीक है बच्चा है अभी, तो मैं 19 साल की मेरी उम्र थी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन मुझे बुलाया वापस से कि सिक्कर रहेगा कि या सिक्कर छोड़ेगा। तो मैं बोला कि छोड़ना तो सिक्कर ही, आखिर में सीए की जॉब मिलेगी या सीए का कोई ऑफिस करूँगा, कहीं पे तो जाना है, सेटल तो बाहर ही होना है, मुंबई बेंगलोर कहीं दिल्ली कहीं पे सेटल होना है। तो उन्होंने बोला कि तू सीए बनेगा कि सीए रखेगा, जिंदगी में आदमी वैसा बन कि तू सीए रखे। बड़ियों का बेटा है और बड़ियों का बेटा होता है, महाजन है, जैन है, तो तू तो बिजनेस कर कि सीए तेरे पास में काम करे। तो उन्होंने मेरा जज्बात मेरा मतलब तोड़ दिल दिया। की दर्द दे दिया दिल के अंदर। तो मुझे बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कभी जिंदगी में ये सोचे कि मैं किसी के अंडर में काम करूं, तेरे अंडर में सीए काम करे वैसा काम कर तू। वो तो बोल के निकल गए, लेकिन यहाँ तलवार लटका के चले गए, उस तलवार को अब कैसे सलटाएं उसको। फिर मैंने क्या सोचा कि सही बोल रहे हैं कि अगर अगर आप छोटे मैदान के अंदर हो, छोटी जगह पे हो, सिक्कर में 5 लाख की आबादी है, तो मुझे मालूम था कि मैं इसके अंदर बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। अगर बड़ा काम करना है तो आपको मैदान तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो ग्राउंड, जो छोटा ग्राउंड था, उस ग्राउंड को मैंने छोड़ा। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो जयपुर में शिफ्ट हूँ क्योंकि सिक्कर से 200 किलोमीटर दूर ही है। तो मुझे लगा कि जयपुर में भी वैसा ही रहेगा, अप डाउन सिक्कर रहेगा, मेंटलिटी बदलेगी नहीं। अपन छोड़ते हैं और सूरत चलते हैं। सूरत आया, मैंने काम सीखा और काम सीखा, काम करके करते 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 मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गैपिंग नज़र आने लगी। उस गैप को फिल करने के लिए मैंने ये केटी से स्टार्ट किया था। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हम लोगों ने गैपिंग कैसे ढूंढा। तो सीए के अंदर क्या था, मुझे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में इसके अंदर होड़ चल रही, क्योंकि उस टाइम में सीए का एक क्रेज था। हर कॉमर्स स्टूडेंट क्या था, सीए करना है, सीए करना है, सीए और सीएस दो चल रहा था। फिर मतलब छोड़ो ना यार इसको, सीए को वाले को, अपन तो बिजनेस करते हैं। और सच में आज मैं सीए रख रहा हूँ। ग्रेट सर। अच्छा एक बात बताइए कि वो जब आपने सीए का छोड़ा और आपने केटीसी चालू करने का डिसीजन लिया, आज कितना बड़ा केटीसी है सर? देखिए 2021 में हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी और आज 2026 है, 5 साल की जर्नी है। 400 स्क्वायर फीट की दुकान हम लोगों ने ली थी, 2 दुकान हम लोगों ने ली थी। वहाँ पे साड़ी का प्रोडक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। हर कस्टमर जो आता था वो ये बोलता था कि ये रेटों में कपड़ा मार्केट में मिलता नहीं है, मिलता कैसे? क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन रखा ही नहीं था। अच्छा। इतना ही मार्जिन रखा जितना हम दुकान के खर्चे निकाल सकें।
उस मार्जिन से ही हम लोगों ने काम किया कि दुकान के खर्चे अपने 20,000 रुपये के खर्चे है और 25,000 रुपये की अपनी को सैलरी लग रही है, 10,000 का लाइट बिल आ रहा है, ऐसे करके 50-60 हज़ार रुपये अपने को कमाने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाना है। हम्म, तो बस वो रफ्तार रखी और रफ्तार से बढ़ते गए। 400 स्क्वायर फीट की दुकान को 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर 4 साल में बदल दिया। ग्रेट। मतलब 2 दुकान से आज 450 दुकानों के अंदर पहुंचे। 450 दुकानों का पूरा मॉल है हमारा, जहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट बन जाता है। उसको वहां तक हम लोगों ने पहुंचाया 4 साल के अंदर। ये मेरा नहीं है, मेरी टीम का विश्वास था कि हम लोग करके दिखा देंगे। जिन भी लोगों को मैंने जोड़ा टीम के अंदर, हर टीम का बंदा आज के टाइम में हमारी कंपनी का ओनर ही है, क्योंकि वो अपना समझ के काम करता है। और जो टीम अपना समझ के काम करती है वो लाख क्या 10 लाख भी पहुंच सकती है। ग्रेट। सर ये 400 स्क्वायर फीट से 450 दुकान, मतलब बात तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट की, कैसे, और भी 4 साल के अंदर? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में कठिनाइयाँ बहुत आती है हर इंसान को, सिस्टम समझने में, सिस्टम को प्रोसेस करने में। हम लोगों ने मार्केट में गैप देखा सर, कि सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नया स्टार्टअप करते हैं या पहली बार सूरत आ रहे हैं कपड़ा खरीदने। वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्र के होलसेलर से कपड़ा लेते हैं। राइट। तो होलसेलर भी कभी 10%, 15%, 20% कमाता है। अब उसकी इच्छा होती थी यार मैं सूरत जाऊं, मेरे पास में लिस्ट तो है बहुत सारी, अब मेरे को माल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वो लोग यहाँ पे क्या होता है, मना कर देते हैं। बहुत 80,000 दुकानदार हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर अपने आप में है। तो वो लोग क्या करते थे, मना करते थे कि नहीं, एक एक बंडल करके नहीं देंगे, मिनिमम एक पार्सल एक आइटम का लेना पड़ेगा। आज भी सूरत के अंदर यही है, एक एक सेट कोई भी नहीं देता है। तो बहुत सारे कस्टमर हमारे पास में भी आते थे, जो हमारी पुरानी वेंचर है उसमें हम लोग भी मना करते थे। तो मैंने इसका मार्केट साइज देखा कितना है, तो देखा तो करीब पूरे साल का 2,000 से लेकर 3,000 करोड़ का ये बिजनेस यहाँ पे होता है। जिसको मना कर दिया जाता है वो वापस से रिटर्न लौटते हैं। अच्छा। जो कस्टमर यहाँ सूरत पहुंचता है और सूरत पहुंच के उसको मना कर दिया जाता है, उसका पॉकेट साइज मैंने चेक किया कि 2,000 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ का ये बिजनेस था। तो मैंने इसकी आइडेंटिटी करी और डीप में रिसर्च किया कि इन लोगों को हम लोग कैसे दें। तो फिर थोड़ा थोड़ा माल बनाना स्टार्ट किया और जो लोग आते थे उनको एक एक सेट करके माल देना स्टार्ट किया। तो ये गैपिंग देखी तो और मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि साड़ी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने कुर्ती रखना स्टार्ट किया, सूट रखना स्टार्ट किया, फिर मैंने लहंगा रखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। तो हर कस्टमर मुझसे इंक्वायरी करने लगा, सर किड्स वेयर भी रखिए, आपकी रेटें बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, माल अच्छा बिक रहा है। तो मैंने 2 दुकान से 4, 4 से 6, 6 से 8 करता करता मिलीनियम मार्केट का एक बहुत अच्छा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया। और वो जगह कम पड़ गई। फिर हम लोगों ने सारोली के अंदर हमारा गोडाउन था, वो जगह कम पड़ गई। मिलीनियम के पीछे 30,000 स्क्वायर फीट लिया, वो कम पड़ गया। वैसू में ऑफिस लिया, वो कम पड़ गया। इतना कम पड़ा कि 1 लाख स्क्वायर फीट तक पहुंचना पड़ा। ग्रेट सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी जर्नी बहुत शानदार। सर एक चीज़ आपने बताई, जैसे कि आज सूरत के अंदर 80,000 से 1 लाख दुकानें तकरीबन है। सर ये क्यों ब्रांड नहीं बन पा रहा है? क्योंकि मैं बहुत टेक्सटाइल लोगों को मिला, मैंने बहुत काम किया टेक्सटाइल वालों के साथ। सर मैंने उनका कुछ पैटर्न देखा है, और जो मुझे बड़ी कंपनियों में पैटर्न नज़र नहीं आता। पहली पैटर्न उनका होता है, वो एजेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। एजेंट लाएगा तो मेरा धंधा होगा, एजेंट नहीं लाएगा तो धंधा नहीं होगा। दूसरा, वो दिन भर अपने सीट पर बैठे रहेंगे, एजेंट के भरोसे, वो जाएंगे मार्केट में नहीं। और फिर वो पूरा मार्केट बैठ के ये गप्पेबाजी करेगा कि यार इस साल मार्केट में मंदी बहुत है, जीएसटी के आने से ये प्रॉब्लम हो गई, या इस बार हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है। ये बातें होती है। ऐसा क्यों होता है सर कि 80,000, 1 लाख जो दुकानें हैं, इसमें से कुछ लोग ही बड़े बन पा रहे हैं, बाकी बिल्कुल लोग क्यों सर। नहीं बन पा रहे? देखिए, किसी भी ब्रांड को अगर बड़ा बनना है तो उसका जो रिटर्न उसने कमाया है पूरे साल में, उसका एक कुछ परसेंटेज उसको ब्रांडिंग में खर्च करना पड़ेगा। आज सूरत में 80,000 दुकानदार है, उसमें से मुश्किल से 100 दुकानदार ऐसे होंगे जो अपने नाम के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। हाँ। देखिए, 80,000 दुकानों में से 20 लाख रुपए कमाने वाला भी है साल का, और 20 करोड़ कमाने वाला भी है पूरे साल बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से भी 20 करोड़ कमाने वाले में से भी 2 ही आदमी ऐसे हैं कि जो माल नाम के ऊपर खर्च करते हैं, जो लोगों के ऊपर, कस्टमर के ऊपर खर्च करते हैं। अगर आपको ब्रांड बनना है, माल ऑटो मोड पे बेचना है, तो आपको आपके नाम के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज, जैसे होता है ना कि एक दुकानदार दान के अंदर अलग खर्चे के लिए अमाउंट निकालता है, स्टाफ के लिए अलग खर्चा निकालता है, इंसेंटिव के लिए, तो आपको अपने नाम के लिए भी अब खर्चा निकालना पड़ेगा कि नाम आपका ब्रांड बने। उसके लिए हमें कुछ परसेंटेज निकालने होंगे, तभी आप बड़ा बना सकते हैं। सूरत में आज भी ये परंपरा नहीं है कि मैं मेरे नाम को बड़ा बनाऊं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी कैपेसिटी 20 करोड़ रुपए की सेल की है,
इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो नाम पे खर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको 20 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचना है तो आज से आपको आपके नाम के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। सूरत में उतरे तो नाम दिखना चाहिए, मेरी दुकान है। बाहर जा रहे जहां पे आपका नेटवर्क है, मान लीजिए दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो दिल्ली में आपका नाम दिखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रिटेलर आपसे जुड़ रहा है कि होलसेलर आपसे जुड़ रहा है, लेकिन नाम इतना मजबूत बनाइए कि आने वाली जनरेशन से वो अपने आप रॉयल्टी से आपका पैसा कमा सकें। ग्रेट। बहुत कुछ ही चुनिंदा दुकानदार ऐसे हैं या मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो अपना नाम बनाए हैं और लीगेसी जनरेट किए जहाँ पे एंड कंज्यूमर डिमांड करते हैं। ऐसे बहुत सारे सूरत में ब्रांड भी हैं जिनके नाम से एंड कंज्यूमर डिमांड करता है आज के समय। राइट सर, किसी भी बिजनेसमैन को कितना % खर्च करना चाहिए अपनी ब्रांडिंग या मार्केटिंग के ऊपर? बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग का आपको 4% तो कम से कम खर्चा करना चाहिए। मिनिमम 4%? बिल्कुल, अगर आप ब्रांड के ऊपर 4% खर्चा करते हैं तो 400% का रिटर्न भी वो देता है। ये नेट प्रॉफिट पर या रेवेन्यू पर? रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू के ऊपर। बिल्कुल सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। और आज मैंने देखा सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं, उसके कंपैरिजन में दुकानें इतनी ज़्यादा हैं और वो दुकानदार अभी भी 3, 5, 10 करोड़ पे अटके हुए हैं। लेकिन जब उनको ये बात करो कि ब्रांड बनाना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, तो बोलते हैं कि यार इससे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, इससे कुछ बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो वो लोग जो कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं, क्या वाकई में उनको ये सोच बदलनी चाहिए सर? बिल्कुल सर, देखिए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको सबको मालूम है कि हमारे व्यापारी का नाम है उस एरिया में, इसलिए वो इतना बड़ा टर्नओवर करते हैं। आज साउथ के अंदर जितने भी व्यापारी, किसी के 50 मॉल है, किसी के 30 मॉल है, किसी के 20 मॉल है, ऐसे नॉर्थ के अंदर 30 मॉल से लेके 100 मॉल तक सबके हैं और वो व्यापारी सप्लाई भी कर रहा है। उनको देखना चाहिए उन्होंने नाम कैसे जनरेट किया। देखिए उनके सामने तो 300 किलोमीटर का 400 किलोमीटर का रेडियस है, उन लोगों ने 300-400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 50 मॉल, 30 मॉल, 20 मॉल बना लिए। हमारे पास तो पूरा इंडिया लगता है, पूरा वर्ल्ड लगता है, तो भी हम लोग नाम जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एक परसेंटेज अपने ब्रांड के ऊपर खर्चा किया। उनका न्यूज़पेपर पे भी ऐड आता है, उनका आपको टीवी पे भी ऐड मिलेगा, ट्रेन चलती है वहां पे भी ऐड मिलेगा, साइकिल भी उनकी मिलेगी, होर्डिंग भी उनकी मिलेगी, क्योंकि उनको मालूम है मेरा 300 किलोमीटर का मुझे रेडियस मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको आपका एरिया, जैसे मान लीजिए हम लोग पूरे पैन इंडिया करते हैं, किसी दुकानदार का काम है सिर्फ दिल्ली का काम है, तो दिल्ली के अंदर उसको होर्डिंग लगानी चाहिए, दिल्ली से हर आदमी को जानना चाहिए कि दिल्ली के अंदर इस व्यक्ति का माल सबसे ज्यादा आता है और ये एक ब्रांड बना हुआ है, तब आप जनरेट कर पाते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका कोर एरिया जो है उसके अंदर पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस कोर एरिया के अंदर पॉपुलर हो तो आपको माल बेचने की एजेंट की कोई जरूरत नहीं। ग्रेट। मतलब एक चीज़ है सर कि जो लोग एजेंट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर थोड़ी सी ब्लंट भाषा में बोले तो वो आलसी हो गए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं, वो अपने ब्रांड के ऊपर, मार्केट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आज जैसे सर मैं आज पॉडकास्ट की तैयारी करा तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल का मैंने रिसर्च किया, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे और मैंने देखा तकरीबन 98,000 प्लस आपके वहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं। और ऐसे पिछले टाइम में मैंने सर अजीत जोन का मैंने पॉडकास्ट किया, उनका भी सर है, अजमेरा अजय सर का, उनका। तो सर ये जो ब्रांड है, ये लोग इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन बाकी लोग अभी भी वो एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सर एक सवाल मेरा, सोशल मीडिया का आज के मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर कितना बड़ा रोल है? देखिए सोशल मीडिया का सर फर्क अब कम हो गया। सोशल मीडिया का फर्क इसलिए कम हो गया कि अब हर इंसान वीडियो बना रहा है। देखिए सूरत में 80,000 दुकानदार है तो सबके पास में काम अपने हिसाब से। आज सोशल मीडिया में सब लोग एक्टिव है, तो सोशल मीडिया में अब एक लिमिट तक काम रह गया है कि आपको सोशल मीडिया से आपको फर्क पड़ेगा या लोग जानेंगे आपको। अब नई टेक्नोलॉजी आपको अपनानी पड़ेगी, नए वेंचर्स आपको अपनाने पड़ेंगे कि अब हम लोग नया क्या करें। आप जितना ज़्यादा फॉरवर्ड होंगे उतना ज़्यादा आपको बिजनेस के अंदर रिटर्न मिलने वाला है। अब हर इंसान सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो। उससे अब आपको बहुत बड़ा बिजनेस आप सोचते हो उससे मैं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का धंधा कर लूँ, नहीं हो सकता है। अब आपको नया जनरेशन को नई तरीके से आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हालांकि अभी भी उसका इफेक्ट है, सोशल मीडिया की जो पावर है अभी भी है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया खत्म हो गया है, लेकिन अब एक स्टेप और ऊपर सोचना पड़ेगा जिससे आप अपना बिजनेस बड़ा बना सको। हम लोगों ने शुरुआत सोशल मीडिया से ही करी थी, लेकिन अब आज के समय 2026 में हमें रियलाइज है आने वाले 5 साल में हमें कौन सी तरीके से, किस तरीके से हमें बिजनेस को डेवलप करना है, आगे नेटवर्क पहुंचाना है हमारा,
तो हमें मालूम है कि सोशल मीडिया से आगे भी एक स्टेप और नई जनरेट हो चुकी है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर केटीसी काम कर रही है बिल्कुल सोशल मीडिया के बिल्कुल सर, ऊपर देखिए आगे? ग्राउंड लेवल पे होके ही आपको काम करना पड़ेगा। आज हम लोगों के पास में 1 लाख कस्टमर से ज़्यादा पोर्टफोलियो है। हुँ, हम लोग अब चाहते हैं कि हमारे एक एक कस्टमर तक हम लोग पहुँचे, हुँ, उनसे डेली बेसिस पे बातचीत करें, ग्राउंड पे जाके हम लोग काम करें। हुँ, उसके लिए हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकें हम लोग कस्टमर्स का। उस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सक्सेस भी हमारा होता जा रहा है। ग्रेट। सर मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो आपकी इंडस्ट्री में ही हैं। जैसे आपने बताया कि आप जब बिज़नेस को बड़ा कर रहे थे, आप बड़े करते गए, आपको जगह छोटी कर होती गई, आप बड़ा करते गए और धीरे-धीरे करके आज 1 लाख स्क्वायर फीट आपने तकरीबन 4-5 साल के अंदर आपने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। सर बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग बैठे हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं, आज भी वो एक दुकान छोटी-सी लगभग 15 बाई ऐसे 15 का दुकान आज भी उसी के अंदर सीमित है। क्यों सर? देखिए सोच का फ़र्क पड़ता है सर। आप कितना बड़ा सोचते हो और कितना आप समय देते हो अपने बिज़नेस को। हुँ, हुँ, सुबह 9 बजे ही आओ या 11 बजे आओ, रात को साढ़े 8 बजे या 9 बजे आपकी दुकान मंगल होती है। हुँ, उस 12 घंटे 13 घंटे के अंदर आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को सोचते हो, उस पे डिपेंड करता है। एक इंसान है वो साढ़े 9 बजे 10 बजे अपनी दुकान आता है, वही माल रिसीव कर रहे हैं, हुँ, वही माल पैकिंग करवा रहा है, हुँ, वही ऑर्डर ले रहा है, हुँ, वही अकाउंट संभाल रहा है, तो हुँ, आप पूरी ज़िंदगी एक दुकान के ऊपर रहोगे। अगर आपका काम, मैं हमेशा कहता हुआ आता हूँ, अगर आपका काम 80% से ज़्यादा कोई व्यक्ति सँभालने वाला हो, तो वो काम उसको दे देना चाहिए। राइट। उसी से आप फ्री होंगे, उसी से आप एक्सपेंशन कर पाओगे। मैं हुँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, हुँ, मेरी फैक्ट्री भी चालू है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चालू है, मेरी हुँ, सेलिंग भी चालू है, मेरी परचेजिंग भी चालू है, मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट भी चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि जो मेरा काम जानने लग जाता है, समझने लग जाता है, मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ। राइट। तो ये हर इंसान नहीं कर पाता है। हुँ, अगर आप अपना डिपेंडेंसी अपनी बिज़नेस की 100% आप पे ही रहेगी, हुँ, तो आप बड़े नहीं बन सकते हो। आपको उसके लिए टीम बनानी चाहिए, टीम हुँ, को बिल्ड करना चाहिए और ट्रस्ट पैदा करना चाहिए कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा या वो हमारे साथ मिलके काम करेंगे, तब आप एक लीगेसी और एक अच्छा खासा नेटवर्क बना पाएँगे। ग्रेट सर, ग्रेट। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर, एक बेहतरीन टीम बनाई कैसे जाए? क्योंकि आज लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लोग क्या सर, मैंने बहुत सारे लोगों से जब मीटिंग की तो लोग क्या बोलते हैं सर हमें अच्छे बंदे मिलते नहीं। और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे जैसा कॉपी काम करे और मैं घर बैठ जाऊँ वो मेरा काम संभाल ले। सर इसके बारे में ज़रा आप बताइए, एक बेहतरीन टीम बनाई कैसे जाती है और कैसे बिल्कुल लोग मिलते देखिए, हैं? हाँ, अगर आपको बेहतरीन टीम बनानी है तो सबसे पहले आपको बड़े स्केल के ऊपर सोचना पड़ेगा आपको कि बड़ी कंपनियां कैसे काम करती है। देखिए, अगर आपके दोस्त है, आपकी सर्किल 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वाली है या 50 करोड़ वाली है, वहां तक आपको दायरा समझ में आता है कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर 500 करोड़ वाले के पास में आप जाओगे तो उसका दायरा अलग होता है, उसका सोचने का पैटर्न अलग होता है। और 5000 करोड़ वाले के पास में जाओगे तो उसका दायरा अलग होता है, उसका सोचने का पैटर्न अलग होता है, उसका काम करने का मॉडल भी अलग होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी स्टेप उठानी है, आप चाहते हो कि आपकी टीम बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले आप सीखना स्टार्ट कीजिए। हुँ, लर्निंग का फेस अगर नहीं लेके आओगे आप, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो टीम बिल्ड करने से पहले आप बड़ी कंपनियों में जाना स्टार्ट कीजिए। हुँ, मैं देखिए, मैं जो भी टर्नओवर करता हूँ, उसके बाद में मैं ये सोचता हूँ मेरे से 10 गुना टर्नओवर करने वाली कंपनी कौन-सी है और वो किस तरीके से काम करती है। अगर मैं उसके पास जाके सीखूँगा, तभी अब मैं अपने अपने बिज़नेस में अप्लाई कर पाऊँगा। राइट। आज बड़े-बड़े इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो हम लोग कभी-कभी जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी लर्निंग देखते हैं, तो उनकी लर्निंग के साथ में मैं ये देखता हूँ उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हुँ, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे बिल्ड कर रहे हैं। हुँ, टेक्सटाइल के अंदर 1000 करोड़ के टर्नओवर वाले भी हैं, 2000 करोड़ के टर्नओवर वाले भी हैं और 5000 करोड़ के टर्नओवर वाले भी हैं। राइट। वो किस हिसाब से काम करते हैं, वो देखिए होता तो सीए फाउंडर एक ही है हुँ, या 2 होते होंगे, हुँ, को-फाउंडर होता होगा। लेकिन उनके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं। उनकी टीम मैनेजमेंट है, अकाउंट मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आईटी मैनेजमेंट है। कहीं न कहीं उनके ऊपर एक कोर मेंबर है बैठा है। राइट। तो वो बेटा कैसे हैं, उनमें कल्चर उन्होंने क्या बिल्ड किया हुआ है, ऑफिस का माहौल उन्होंने कैसे जनरेट किया हुआ है, हर चीज़ जो चलती है वो कल्चर से चलती है सर। राइट। अगर आपने ऑफिस के अंदर आपके ऑफिस के अंदर कल्चर डेवलप कर रखा है, तो आप किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हो तो उस कल्चर के ढांचे में वो ढलना चाहिए हुँ, कि मुझे मेरे सिद्धांत से, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना होगा। हुँ, तब आप टीम बिल्ड कर पाओगे और टीम बिल्ड जब होती है और उस प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, तो 100% आपको रिजल्ट भी मिलता है। सर आज केटीसी का क्या कल्चर है? उनके वहाँ पर जो टीम इतने टाइम से काम कर रही है,
और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, तो सर केटीसी का क्या कल्चर है? देखिए सर, हमने जब शुरुआत की थी तो 5 मेंबर से स्टार्टिंग की थी और आज भी 4 मेंबर हमारे पास में हैं। उनमें से उनमें से 4 मेंबर आज भी हमारे पास में हैं। हम्म, एक मेंबर शिफ्ट ही हुआ था, छोड़ के नहीं गया था, यहाँ से सूरत उसने छोड़ दिया था। हम्म, कभी भी मैंने किसी को भी साथ में जोड़ा है तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मेरे यहाँ पे अगर 400 आदमी काम कर रहे हैं तो 400 से 400 ओनर है। क्योंकि अगर आप उसको ओनरशिप नहीं दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे और उसको डिसीजन लेने की ताकत नहीं दोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जितना भी हम लोग किसी को भी जोड़ रहे हैं, जैसे एक चाय पकड़ाने वाले को जोड़ रहे हैं तो उसको डिसीजन उसको लेने की क्षमता होनी चाहिए कि किसको मुझे चाय देनी है, किसको मुझे कॉफी देनी है। और अगर हम लोगों ने किसी को जनरल मैनेजर भी बनाया तो उसके पास में वो पावर होनी चाहिए कि वो कैसे आप काम कर सकते हैं, अपने आप से कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं, कौन सा डिसीजन कंपनी के लिए फायदे वाला होगा। तो टीम में हम लोग डिसीजन देने की क्षमता ज्यादा देते हैं राइट, कि आप खुद से डिसीजन लेना सीखो, तब जाके आपके पास में रिजल्ट मिलेगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये सर, दो चीज सबसे पहले बिल्कुल होती सर। है। कंपनी के हितों की रक्षा करते हुए आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी को नुकसान भी नहीं हो। अगर कोई नुकसान हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, संभालेगी कंपनी। लेकिन डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के हितों के लिए हो और कस्टमर के फेवर का हो। ग्रेट सर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप एक दो तीन मिस्टेक ऐसा बता सकते हैं जो हायरिंग करने के टाइम पे लोग करते हैं? ठीक है, ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, मैं एक ही आदमी से सारा कस निकलवा लूं है ना, कि मैं उसी से सारा काम करवा लूं। Alright. देखिए, कोई भी कंपनी अगर बिल्ड करनी है और आपको कंपनी का कल्चर का मतलब होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसको। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उससे ए से लेकर जेड तक की जो वर्किंग है वही कराओ। आप ये मत कीजिए कि सोशल मीडिया देख रहा है तो वही सोशल मीडिया भी देखेगा, वही वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है, वही ग्राफिक्स भी कर रहा है, वही कैमरा पकड़ रहा है, तो नहीं चल सकता है। Alright. आपको एक टीम बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग जिसकी जो एक्सपर्टीज होती है उस एक्सपर्टीज का फायदा उठाइए, तब जाके आपकी टीम बिल्ड होती है। अधिकतर लोग यही करते हैं कि 20,000 रुपए की सैलरी है तो कैमरा भी वो पकड़ ले और वो अपलोडिंग भी वही कर दे। नहीं हो सकता सर। सर, मैं एक लिटरली एक कंपनी के अंदर मीटिंग कर रहा था, तो हम लोग गए तो उन्होंने बोला चाय, सर चाय पियेंगे? मैंने बोला हाँ सर पियेंगे चाय। उनका अकाउंटेंट बैठा था सर, जिसकी सैलरी 75,000 थी। उसको बोला भैया जरा दो चाय ले आओ ना। उस बंदे का मुंह देखने लायक था, जिस बंदे को बोला। मैंने उनको एक चीज़ पूछा, मैंने बोला सर जब आपने इनको हायर किया था क्या उनके जेडी में आपने ये चीज़ डाली थी कि आपको चाय भी लाना पड़ेगा? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनको तो अकाउंट के लिए हायर किया। फिर मैंने चाय क्यों मंगवाया आपने? बोले कोई और पर्सन नहीं है इसलिए। बोला सर कोई पर्सन नहीं है तो आपकी जवाबदारी, कंपनी आपकी है तो आपकी जवाबदारी है। उस बंदे को आपने उसके लिए हायर नहीं किया और यही चीज़ रहेगी तो वो बंदा बहुत जल्दी आपके वहाँ से छोड़ के चला जाएगा। और अक्सर कर लोग यही करते हैं, एक काम के लिए हायर करते हैं, उससे 4 काम करवाते हैं और उसके बावजूद भी फिर कंप्लेन करते हैं कि ढंग से काम नहीं करता। और वो बंदा अलग फ्रस्ट्रेट पड़ा है कि मेरे को हायर किसी और चीज़ के लिए किया था, करवा किसी और चीज़ के लिए, छोड़कर चले जाते हैं। ग्रेट सर, बढ़िया। यस, और कोई गलती सर जो टेक्सटाइल में लोग करते हैं? हायरिंग करते समय सर एक चीज आप नोटिस कीजिए। देखिए, हायरिंग के अंदर क्या होता है कि आपने बहुत बड़ी कंपनी बना ली और बहुत सारे लोग हैं। अक्सर क्या करते हैं, हायरिंग के बाद में एचआर के पास में आप जाते हैं, एचआर फाइनल कर देती है और वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है। एक अच्छा अगर लीडर है तो अच्छे लीडर को हमेशा मिलना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी नया एम्प्लॉय जुड़ रहा है और देखिए, एक 5,000 10,000 लोगों की एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय हो उसमें मैं नहीं बोलता कि एक सबको मिलना डायरेक्टर वो possible मिल है। सकता है सबको। अगर आपके पास 200 300 400 500 1000 लोगों की कंपनी है, 10 मिनट लगता है या 1 मिनट का समय लगता है। एक बार बंदा हायरिंग हो जाता है तो एक बार बंदा अगर उसके कंपनी के ओनर से अगर मिल लेता है तो मैं बोलता हूँ उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और टिकता है वो टिकता भी है कि आपकी हायरिंग अच्छे से हुई, आपसे क्या पूछा गया, क्या बातचीत हुई, आप ये कर सकते हो। वो बोलता है सर मैं कर पाऊंगा। बोले कर सकते हो कि कर पाऊंगा, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। मैं हमेशा हर इंसान से मिलता हूँ। मेरे कंपनी के अंदर एक पैकिंग वाला डिपार्टमेंट वाला लड़का भी होता है, उसको अपॉइंट करने के बाद में 7 दिन का ट्रायल जो होता है उसके बाद में 7वें दिन मेरे पास में आता है, सर हम लोगों ने इनको ज्वाइन करवाया, ये अप्रूवल बेसिस पे। मैं 5 मिनट उसको बैठा के बात करता हूँ, इसीलिए आज मेरी कंपनी के अंदर एक भी लड़का छोड़ के नहीं जाता। क्या बात है सर, तो बहुत बढ़िया। आपको एक परिवार के अंदर अगर हिस्से में जोड़ा है, कंपनी एक परिवार होता है, केटीसी हमारी एक फैमिली है।
हम हमेशा फैमिली बोलते हैं, फैमिली ऐसे थोड़ी ना होती है कि आप जानो ही नहीं पैकिंग वालों को। राइट, एक्चुअली सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो वो आपका परिवार है, आपने उसमें एक सदस्य को जोड़ा है, आप उससे मिलिए, है। उसकी हर चीजों को समझिए। मैं मेरे यहाँ पे जितने भी है, मेरे को उनके परिवार के बारे में पता है। मेरे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, टीम वर्क काम कर रही है, किसी परिवार में क्या सेलिब्रेशन होने वाला है, किसके यहाँ पे बच्चा होने वाला है, किसके यहाँ पे बीमारी चल रही है, किसके यहाँ पे क्या पीड़ा चल रही है, हर एम्प्लॉय का मुझे मालूम रहता है किसके यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं वो चीजें ध्यान देता हूँ तो कंपनी को एक एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय नहीं रहता है, फिर फैमिली वो फैमिली मेंबर बन जाता है। तो ये बारीक चीजें अगर कोई सीखेगा तभी वो कंपनी चला पाएगा। सर, लोग अपनी कंपनी में कौन ज्वाइन हुआ वो तक नहीं ध्यान रखते, तो सर आप फैमिली की बात दूर छोड़ दीजिए और लोग बोलते हैं कि यही चीज पूरा दिन भर मैं करूंगा, एम्प्लॉय के साथ बात करूंगा, तो काम कौन करेगा? सर मैं यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, 80% काम तो वही कर रहा है, आप तो 20% काम भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। और 80% अगर वो काम कर रहा है तो उसकी इतनी सी भी बात का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा सर? राइट। आपको करना क्या है सर? देखिए हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं जब गुजरता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो डिपार्टमेंट की बात करने के बाद में मेरे पास में इतना समय बच जाता है कि मैं उस एम्प्लॉय से मैं बातचीत कर सकूँ। देखिए सर, वो पूरे दिन 24 घंटे में से 16 घंटे 12 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी हमारे को दे रहा है, अपने जीवन का आधा समय हमें दे रहा है। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडरशिप के नाते, ओनरशिप के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उससे उसके परिवार और उसके जो हेल्थ के बारे में पूछूं। देखिए उसकी हेल्थ में ही मेरी वेल्थ है, राइट। तो अगर उसकी हेल्थ ही सही नहीं है तो वो मुझे वेल्थ कैसे बना के देगा? तो ये चीजें हम लोग ध्यान देते हैं, बारीक बारीक चीजें ध्यान देते हैं। तभी आज मैं अभी आ रहा था आपके पास में, तो राहुल करके हमारे यहाँ पे एक काम करता है, उसको मलेरिया हुआ था। 4 दिन से मैं उसको पूछ रहा हूँ कि तेरी दवाई ली कि नहीं ली, डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया। उसके आंसू आ गए, बोला सर इतना तो मेरे घर वाले मुझको नहीं पूछ रहे जितना आप मेरे से पूछ रहे हो। ग्रेट सर, बहुत। इसको पर्सनल टच कहते हैं सर, और बिल्कुल कहा सर। जाता है जिस बंदे को आप पर्सनल टच कर देते हो ना, फिर वो बंदा आपके लिए एम्प्लॉय नहीं रहता है, फिर वो आपको अपना मानना रहता है और फिर अपने इंसान को जल्दी छोड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल सर। देखिए सर, हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसफर होता है कभी कभी, किसी जैसे लेडीज काम करती है, किसी हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, सूरत से अहमदाबाद उसको जा जाना रहा है, है। कोई अपने गांव शिफ्ट हो रहा है, तो आखिर में वो एम्प्लॉय यहाँ पे रोक ही जाता है। बिल्कुल। वो इतना रोता है कि मेरे को आंसू आ जाते हैं कि यार मैं क्या करूँ तेरे लिए। प्लस सर मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है क्या, मेरे को वो मिल सकता है क्या, ये मिल सकता है क्या, मैं केटीसी की अपनी कोई ब्रांच फ्रेंचाइजी खुली हुई है वहां जाके मैं काम कर लूँ, मैं केटीसी नहीं छोड़ना चाहता। तो मुझे लगता है यार कुछ तो सही कर रहे हैं अपन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक्चुअल में सर यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। किसी ने बहुत अच्छी चीज कही है सर, कि आप लोगों का ध्यान रखो, लोग आपकी कंपनी का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर। तो आज लोगों का जो कहते हैं ना, मैंने जो हायरिंग का सीक्रेट और जो रिटेन के लोग ज़्यादा समय तक कंपनी में रुकते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने देखी हुई है सर, कि लोग है ना अपनी टीम का बड़ा ध्यान रखते हैं, और इसीलिए उनके वहाँ पे छोड़ के जाने वाले कम होते हैं, काम चोरी करने वाले कम होते हैं, और उल्टी सीधी हरकतें करने वाले बहुत कम होते हैं। चुपचाप शांति से काम करते हैं और कंपनी भी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सर। ग्रेट, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और आपको पूछना चाहूँगा सर, कि आज मानिए एक कोई छोटा सा गांव का कोई बंदा है या कोई छोटे से टाउन में है, अगर वो रिटेल गारमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कैसे शुरू करें जिससे वो भी एक अच्छी कंपनी बना सके? बिल्कुल सर। देखिए 2 तरीके की मानसिकता के लोग हमारे पास में आते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्शन लेने वाला, एक होता है समझ के व्यापार करने वाला। अच्छा। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने से पहले आपको ये बहुत जानना जरूरी है, लर्निंग, कि इस काम को मैं करने जा रहा हूं। देखिए कोई भी काम करते हो तो आप उसको अपना जीवन दे रहे हो, पैसा कमाना नहीं कमाना वो सेकेंडरी मैटर होता है। किसी भी काम को कर रहे हो तो आप उसको अपना जीवन का समय, अमूल्य समय दे रहे हो। उस अमूल्य समय में से हमें अपनी वेल्थ को बनानी है, हमें पैसा कमाना है, अपना फाइनेंस स्टेबल करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले लर्निंग कीजिए। देखिए मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं हर चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं, देखिए कस्टमर की कोई कमी नहीं है, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कपड़े की एक नॉलेज मिले कि कॉटन कैसे बनता है, पॉलिस्टर क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, विस्कोस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कपड़े की कट क्या होती है, साइज क्या होती है, हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे उसकी नॉलेज डेवलप हो। तब वो कोई भी डिसीजन ले, उसके पास में कस्टमर खड़ा होना तो वो बता सके इस कपड़े को ये बोलते हैं, ये कट है, ये साइज है, ये फिनिश है, ये प्रोडक्ट है, ये सूरत का प्रोडक्ट है, ये हैंडवर्क है। उसको हम लोग इतना डेवलप करना चाहते हैं, तब जाके हम लोग बोलते हैं आप बिजनेस करने में सक्षम हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ में कोई भी जुड़ता है तो वो लर्निंग के साथ में आता है कस्टमर, क्योंकि हम लोग उसको सिखाते हैं।
दूसरा, अगर पहले से कोई बिजनेस है उसको भी हम लोग बोलते हैं पहले R&D कीजिए, आप मार्केट की जहाँ से भी आप कपड़ा ले रहे हैं पहले R&D कीजिए, फिर हमारे से जुड़िए। राइट। बहुत सारे कस्टमर सूरत आते हैं हमारे पास में, पहले पूरा घूमते फिर हमारे पास में आते हैं, और कई कस्टमर पूरा माल परचेज करने के बाद में हमारे पास पहुंचते, बोले सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बोले सर जो माल चाहिए था वो तो यहाँ मिला। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कभी कभी कस्टमर को। तो हमेशा R&D कीजिए, लर्निंग कीजिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। राइट। मतलब एक चीज है कि जिस चीज में आप जाना चाहते हो पहले उसकी गहराई नाप लो, बिल्कुल सर, और वो गहराई नापने का तरीका वही है लर्निंग, कि आप बिल्कुल सर। जितना 5 ज्यादा। चीजें आपको सीखनी है बिजनेस के अंदर। देखिए 5 चीजें मैं बताता हूँ। फाइनेंस आपको सीखना है, हम्म, सेल आपको सीखनी है, हम्म, परचेज आपको सीखना है, हम्म, मैनेजमेंट आपको सीखना है, हम्म। ट्रेंड आपको समझना है, कल्चर आपको, मतलब ट्रेंड क्या चलता है मार्केट के अंदर। अगर ये 5 चीजें अगर आपने समझी है तो आप बिजनेस करने के अंदर सक्षम हो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। देखिए पहला फाइनेंस हो गया, हम्म, दूसरा मैनेजमेंट हो गया, हम्म, अकाउंट्स का काम हो गया, आपकी सर्विस मतलब आपका कल्चर, आप ट्रेंड जो है आपका वो आपका हो गया, आपकी सेल्स हो गई। हम्म, सेल्स परचेज अगर आपको नॉलेज अच्छे से है तो आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है, सेलिंग अच्छे से आप कर पाओगे। आपके अकाउंट्स अच्छा है तो आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, और आप पांचवा है मैनेजमेंट। ये पांचों चीजें अगर आप अच्छे से समझोगे तो 100% काम अच्छा होगा आपका। ग्रेट, बढ़िया। सर एक सवाल जो मैं तकरीबन हर टेक्सटाइल के जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे पूछता हूँ, सर उधार देना जरूरी है क्या धंधे में? देखिए उधार की परिभाषा इंडिया में लागू है। उधार इसलिए लागू है कि एक आम इंसान अपनी कैपेसिटी से हमेशा ज्यादा काम करता है। हम्म, तो इंडिया का कल्चर है कि मुझे आवश्यकता 5,000 की है, 5,000 के माल की है, लेकिन मैं 10,000 का माल लेके जाऊं वाह, दुकान पे, कल को मेरा माल ज्यादा बिक गया तो मेरे को कैसा होगा। लेकिन ये मिथ्या हो चुकी है अभी कि आप उधार देके बिजनेस बड़ा कर सकते हो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आप केस पे ही काम करो और केस पे ही परचेज करना चाहिए। हम्म, इससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती है, हम्म, केस फ्लो बढ़ता है, हम्म, लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो करती है, और जब ये कल्चर पूरा बिल्ड होता है तो फाइनेंस आपका स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि आप क्या करते हैं कि जनरली एक उधार देने वाला आदमी और जो उधार लेने वाला आदमी की मैं बताता हूँ, जब उधार कोई आदमी माल लेता है तो उसको पैसा चुकाना रहता है, हम्म, मार्केट में पैसा चुकाना रहता है। अब सेल चलती नहीं है हम्म, तो वो क्या करता है, किसी और से इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, हाँ, या अपना गोल्ड गिरवी रखता है। हम्म, तो उससे दुकान चली नहीं और गोल्ड गिरवी रखा या किसी से लिया तो आपका इंटरेस्ट चालू हो गया, और आप उस पैसों से उधार चुकाते हो और आपका माल डंप है। तो ऐसा करने से आप फाइनेंशियली लॉस में आ जाते हो। होना क्या चाहिए, आपके पास में माल उतनी श्योरिटी से आप रखिए कि हमारी सेल पिछले साल में ये जुलाई मंथ में रही। इसको बोलते हैं सर मैनेजमेंट, हाँ, कि पिछले साल मेरी सेल 1 करोड़ रुपए की जुलाई के अंदर थी, इस साल मेरा टारगेट है 1 करोड़ 20 लाख का। उसके सामने मुझे माल कितना परचेज करना है वो हमेशा ध्यान में होना चाहिए। मतलब डेटा का आपको थोड़ा सा बिल्कुल। एनालिसिस करना बहुत सारे लोग क्या है, पिछले साल की सेल को अवॉइड कर देते हैं, डेटा को एनालिटिक्स नहीं गट करते फीलिंग हैं, पे चलते और वो एक ऐसा सोचते हैं, उम्मीदें लेके अपना काम करते हैं। जो इंसान उम्मीद लेके काम करता है, यार मेरा पिछले साल ये हुआ था, इस साल उम्मीद है इतना हो जाएगा, तो वो उधारी के चक्कर में जाता है। अब डेटा के आधार पे काम कीजिए, हमारे पास में इतना पोटेंशियल है, इतने हमारे पास कस्टमर्स है, इतना हमारे पास में प्रोडक्ट हाथ में है, इस हिसाब से हमें परचेजिंग करना है, तो आपको कहीं उधार माल लेने की और बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये जो मार्केट में जो बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका ये स्टेटमेंट होता है उधार के बिना धंधा चलेगा ही नहीं, क्या ये पॉसिबल है? सर हमारा तो बिना उधार के ही चल रहा है सर। केसरी टेक्सटाइल कंपनी पूरी केस पे काम करती है। आई थिंक सर उनको ये जवाब मिल गया कि उधार देना जरूर नहीं, उधार के बिना भी धंधा किया जा बिल्कुल सकता है। 100% से दिया किया। और सर ऐसा भी नहीं है कि 2-4 करोड़ का ही बिजनेस हो, हम्म, आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, 100, 200, 500 करोड़ का भी बिजनेस कर सकते हैं। कैश में। बिल्कुल सर। राइट। देखिए केस देने के लिए कस्टमर तैयार है, आप उनको रेट दीजिए, क्वालिटी दीजिए, वेराइटी दीजिए, सर्विस दीजिए, उनकी सुनिए। आप उनको जो कपड़ा चाहिए, जिस भाव में कपड़ा चाहिए, वो अगर आपके पास में है तो कस्टमर केस देके जाएगा। कस्टमर को अगर 20% का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है माल केस खरीदने से, क्यों नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा ही सर। राइट। मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं डंपिंग करना सीख लिया और उधार देना इसलिए पड़ता है। बिल्कुल सर। देखिए माल बेचने की ज्यादा इच्छा होती है ना, तब उधार देता है व्यापारी, राइट। और जिसको माल ज्यादा डंप करने की इच्छा होती है वो उधार खरीदता है। तो अगर आपका डाटा एनालिटिक्स, आपका सर्वे आपने किया, अपनी दुकान के पर कस्टमर ऐसे आते हैं, इस तरीके से आते हैं, तो डेफिनेटली आप उधारी को कम करके केस के अंदर, बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। ग्रेट, बढ़िया। सर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और लूपहोल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एजेंट के ऊपर डिपेंडेंसी। आज पूरा बाजार लगभग मैं बहुत लोगों को मिला हूँ सर, और उनमें से जितने लोगों को मैंने देखा है
उनकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी एजेंट के ऊपर हो गई। क्या ये एजेंट के ऊपर डिपेंडेंसी सही है? सर देखिए, एजेंट शब्द पड़ा क्यों, सबसे पहले समझिए। सूरत में 20 साल पहले कोई एजेंट नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में भी जो भी एजेंट लोग काम करते हैं उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं एजेंट सिस्टम नहीं था। पहले था आड़तिया। आड़तिया। आड़तिया का मतलब ये होता था कि उसके नाम से बिलिंग करनी है, और कस्टमर उसके वो अपने आप में करते ट्रस्ट थे। मैटर था वो। जो वेंडर था, मैन्युफैक्चरर, उसको तो पेमेंट तुरंत मिल जाता था। फिर वो आड़तिया मतलब फाइनेंस वाला हो गया, वो फाइनेंस करता था। मान लीजिए मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो 2% का डिस्काउंट उसको पास ऑन होता था। अगर वो उसका व्यापारी जल्दी पेमेंट करता था, तो 2% का डिस्काउंट उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। तो आड़तिया इधर पेमेंट करता था, तो केस का ही काम सूरत में था। फिर आड़तिया का काम धीरे धीरे कम हुआ, आड़तिया निकल गया, तो एजेंट सिस्टम आया कि एजेंट अब डायरेक्ट उस व्यापारी को आपके पास लेके आएगा और व्यापारी की डायरेक्ट बिलिंग करेगा। और वो एजेंट जो लेके आ रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है, उसके लिए उसको 2%, 3%, 5% का कमीशन मिलता है। अब सर एक चीज समझिए, एजेंट लाने से आज कस्टमर का लोड तो बढ़ ही रहा है। एक वेंडर, एक मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से तो एजेंट को कमीशन देने वाला नहीं है। 2% से लेकर अगर 5% का कमीशन है, वो किसकी जेब से लग रहा है? जो माल परचेज कर रहा है उसकी जेब से लग रहा है। किसी ने अगर 2 करोड़ रुपए का माल पूरे साल सूरत से मंगवाया, किसी भी मंडी से मंगवाया, 3% से लेकर 5% का अगर कमीशन है, तो आप सोचिए 7-8 लाख रुपए आपका कमीशन का लग गया सोर्सिंग करने का। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एजेंट रखो। अगर आपके पास में सोर्सिंग अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि सोर्सिंग अच्छी नहीं है, तो सूरत में तो कल्चर एजेंसी सिस्टम। अगर आपकी सोर्सिंग डायरेक्ट हो रही है, आज हम लोग डायरेक्ट पहुंच रहे हैं आपके पास में, तो आप डायरेक्ट पहुंचो, तो आपका 2%, 3%, 5% बचेगा। और आप चाहते हो मुझे तो मल्टीपल लोगों से काम करना है और सोर्सिंग नहीं है, तो फिर तो एजेंट खड़े हैं और 5% तक आपको देना भी पड़ेगा। सर बहुत सारे लोग अभी भी टेक्सटाइल के अंदर टूर नहीं करते। जो उनके कस्टमर हैं, जो उनको जानते हैं, जिनके साथ वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनको वो कभी मिलने के लिए नहीं जाते, उनकी दुकान पर नहीं विजिट करते, उनसे रिलेशन नहीं बनाते, उनके साथ फ़ोन पर बात नहीं करते, और वो उनकी पूरी डिपेंडेंसी एजेंट कर लेगा। मेरा काम है एजेंट लेकर आएगा और माल। और एजेंट भी आज के टाइम पे इतना शातिर हो गया, वो आपके यहाँ आने से पहले वो 4 जगह वो उसको दिखा के आया है, और वो दिखा रहा है तेरे को जहाँ अच्छा लगे तो वहाँ से ले ले, कमीशन तो उसको मिल ही जाएगा। और 4 में से कहीं से भी परचेस करेगा, कमीशन तो उसको मिल जाएगा। लेकिन आप एक उम्मीद में बैठे हो कि एजेंट मेरे को लेकर आएगा, और आपके वहाँ से आने से पहले वो 3 लोग को और दिखा के आए। तो ये एजेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं उनको अपाहिज तो नहीं बना रही है? बिल्कुल सर, 100% बना रही है। मैं बोला ना कि आप उम्मीदें लेके बैठते हो कि मैं इस साल में 10 करोड़ का काम करने वाला हूँ, इस साल में 20 करोड़ का काम करने वाला हूँ। उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ एजेंट के ऊपर एजेंट के डिपेंडेंसी है ऊपर, आपकी। हाँ। आप चाहते हो कि एजेंट मेरे से पूरा काम करे, इससे अच्छा आप अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड बना। अगर आप ब्रांड बनाते हो, एंड कंज्यूमर जो रिटेलर है, सेमी होलसेलर, होलसेलर, डायरेक्ट आप पहुंचो, आप उसके बारे में रेफरेंस निकालिए और उससे बातचीत कीजिए, मुझे आपके साथ में जुड़ना है, आपके साथ में काम करना है, तो आप ब्रांड से आप वहां तक पहुंच जाओगे, और पहुंच के या तो वो पहुंचेगा या आप पहुंचोगे, तो उससे आपका काम बढ़ेगा। देखिए, हम लोगों ने सोशल मीडिया यूज किया या हम लोगों ने अपना ब्रांड बनाया, तो लोग हमारे तक पहुंच रहे हैं। राइट। क्यों पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद जो थी हमसे कि हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी वैरायटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो मिलेगी, और छोटा छोटा माल चाहिए वो भी मिलेगा। तो इसलिए कस्टमर हमारे पास पहुंच रहे हैं, इसलिए हमारे पास में कोई एजेंट नहीं है, और ना ही हम लोग किसी एजेंट से काम करते हैं। मतलब ब्रांड। सर ब्रांड से मुझे याद है, अभी मैं लगभग लास्ट वीक में मैं इंदौर था, तो इंदौर में मैंने एक चाय की दुकान देखी। चाय की दुकान का नाम था खराब चाय। तो हमारी टीम के लोग गए वहाँ पीने के लिए, भाई नाम क्यों रखा है खराब टी? तो बोले मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था, तो वहाँ पर क्या बेड टी, लोगों को आदत है बेड टी लेने की, तो बेड टी करते करते बेड टी आ गया। तो उसने बोला कि इंडिया में इसका नाम रखा जाए खराब चाय। आज के टाइम पे खराब चाय फ्रेंचाइजीज अपनी देता है, सिर्फ वो यूनिक नाम के कारण, और लोगों की भीड़ होती है। जब आप उसके यहाँ चाय पीने जाएंगे तो आपसे फीडबैक लेता है, बोलता है सर खराब लगी ना आपको चाय? तो अगर आप बोलोगे हाँ, तो नाम तो खराब ही है। बिल्कुल सर। तो उसका वो यूनिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने का बहुत बड़ा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, जिसके कारण उसने एक ब्रांड बनाई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज़ जो आपकी इंडस्ट्री में और रहती है, रिटर्न एंड जीआर, इसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि सर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा जीआर इतना आता है कि प्रॉफिट हमारा उसी में चला जाता है। सर देखिए, अगर माल बेचने की आप में भूख ज्यादा है, तो आपका जीआर आना ही है। अच्छा। सर घड़ा है सर, मटका है, उसमें ज्यादा पानी भरोगे तो बाहर निकलेगा ही बाहर चला निकलेगा। जाएगा, बिल्कुल तो सही। जिस आदमी को लाख रुपए का माल चाहिए, उसको आप 2 लाख रुपए की माल देने की उम्मीद रखते हो, तो कहीं ना कहीं जीआर आएगा ही आएगा सर। सर एक यहीं पर रोकना चाहूँ,
लाख रुपए की जरूरत और 2 लाख का देना चाहते हो, मतलब आप उसको कहीं ना कहीं पुश सेलिंग कर रहे हो। यस सर, पुश सेलिंग करने से ही माल जीआर आता है। जितनी अगर रिक्वायरमेंट है, देखिए एक आम व्यापारी जिसका मान लीजिए साल का 50 लाख का टर्नओवर है, वो बैठा है कहीं पे, मान लीजिए पटना बैठा है या इंदौर बैठा है या नागपुर बैठा है, उसका टर्नओवर 50 लाख का है, उसको माल 2 करोड़ का आप देना की सोच रहे हो, तो वो कैसे काम करेगा। और माल भी दे रहे हो और आप बोल भी रहे हो कि कोई बात नहीं, पेमेंट लेट दे देना, कोई बात नहीं, नहीं बिके तो वो मेरे को वापस भेज देना, तो उसको तो मौका आप दे रहे हो और उसको ओवर आप डोज दे रहे हो, तो ओवर डोज का तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आप क्या, आप दे रहे हो पेट की बीमारी का इलाज के लिए दवाई दे रहे हो, और आप हार्ट अटैक की भी दवाई दे रहे हो उसको, आप उसको लंग्स की भी दवाई दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उल्टा रिएक्शन तो करेगी। तो आपको जितनी जरूरत है आपके कस्टमर्स को, आप कस्टमर से रिलेशन ऐसा बनाओ कि कस्टमर को जितनी जरूरत है डेली बेसिस पे माल बेचने की साइकिल। हमारा बहुत अच्छा पैटर्न है सर इस चीज में कि हमारे से जितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं, हम लोग कभी फोर्स नहीं करते। हम लोगों ने यही कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है ऑनलाइन के अंदर कि कस्टमर को 20,000 की जरूरत है तो 20,000 का माल भेजो, 50,000 की जरूरत है तो 50,000, लेकिन भेजो फास्ट। जिस दिन उसने माल लिखा है उसके 4 घंटे के अंदर हमारा माल निकल जाता है। अच्छा, बिल्कुल सर। उसको जब तक माल नहीं मिलता, जब तक हम लोग ट्रांसपोर्ट में इंक्वायरी करते हैं और तब तक हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं कि उसका माल जल्द से जल्द पहुंचे। फास्ट सर्विस देना सीखो सर। आपको एक कस्टमर को 5 पार्सल लिखा रहा है तो 10 पार्सल भेजने की होड़ मत रखो। उसका 5 पार्सल खत्म हुए तो तुरंत आप माल भेजने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, उसके पास में न तो डेड स्टॉक गिरता है, न माल का ओवरफ्लो होता है, न उसके पास में पुरानी डिजाइन पहुंचती है, हमेशा लेटेस्ट माल पहुंचता है, इसलिए उसका कस्टमर बेस भी बढ़ता है और इसीलिए उसके पास जीआर नहीं आता। और इसीलिए हमारे पास जीआर नहीं आता सर। इसलिए हम लोगों ने आदत यही बनाई है कि माल की पॉकेट साइज कम कर दो, लेकिन माल हमेशा ट्रेंड वाला जाना चाहिए, क्वालिटी वाला जाना चाहिए, वेराइटीज ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए, तो आपका जीआर रेशो कम हो जाएगा। अगर आप उस कस्टमर को ये ओवरफ्लो वाला माल बेचने की कोशिश करो, पुश मार्केटिंग देने की कोशिश करोगे, तो आपको जीआर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फिर। मतलब सर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है सर कि एक बंदे के वहां पर हम माल डंप कर रहे हैं और इसीलिए वो डंप वाला जीआर आ रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। देखिए, आप कस्टमर की जितना टर्नओवर है उसका, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। आप कस्टमर के नाम को, ब्रांड को समझ लिए, कस्टमर से 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो आपके रिटेलर होलसेलर से, आप उसका वर्किंग स्टाइल भी समझिए कि उसका टर्नओवर कितना है। सूरत में इतने मैन्युफैक्चरर है, कोई भी व्यक्ति सामने वाले का टर्नओवर नहीं पूछता है, जिसको माल सप्लाई करता है उसका टर्नओवर जानिए, उसके हिसाब से वर्किंग कीजिए। अच्छा, अगर आपकी ये आदत होगी कि मेरे पास में 100 व्यापारी है, 200 व्यापारी, उनका टर्नओवर इतना है, इस साल का इतना इतना रहा, आप बातचीत कीजिए फाइनेंशियल ईयर की बात। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, जनरली बात की जाती है तो सेल की बात की जाती है, कितना हम करने वाले हो, कितना माल लेने वाले हो, कितना कितना भेजो सर। आप उसका टर्नओवर भी पूछिए, सर इस साल कितना काम किया आपने, 2 करोड़ का काम हुआ सर, 3 करोड़ का काम पहुंचाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं, हम आपको नई नई वेरायटी देंगे। तब आपको पता चलेगा ये 2 करोड़ वाले को मुझे साल का 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का माल देना है। राइट। तो धीरे धीरे आपकी आदतें अगर बदलोगे, आपके व्यवहार का नेचर बदलोगे, तो 100% आपके पास में जीरो रिटर्न वाला पॉलिसी हो जाएगा। मतलब एक चीज सर मुझे आपकी बातों से समझ में आई सर कि पुराना पैटर्न अभी भी जो लोग लेकर धंधा कर रहे हैं वही लोग ये सारे कंप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल सर। कि जीआर वाला है, टेक्सटाइल में कुछ रहा नहीं, टेक्सटाइल खत्म हो रहा है, अब इसमें नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग बड़े सयाने हो गए हैं, अब लोग हमारे, ये सारे लोग वही कंप्लेन कर रहे हैं जो अभी भी वो पुराना वाला नॉलेज, पुराना वाला पैटर्न लेके काम कर रहे हैं। अभी जिन लोगों ने उसको अपडेट कर दिया उन लोगों का उधार भी बंद हो गया, जीआर भी बंद हो गया, ब्रांड भी बन गई और कस्टमर भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और कि अगर मानिए कि आप सूरत के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो सूरत में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके जो व्यापारी हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उनके भी कंपटीशन होंगे ना, तो कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए? देखिए, कंपटीशन 2 तरीके का होता है। एक तो माइंड का कंपटीशन होता है कि मेरा बाजू वाला मुझसे अच्छा माल बेच रहा है, वो हमेशा सोचता है यार बाजू वाले के पास कस्टमर ज़्यादा है और मेरे पास में कस्टमर कम है, तो वो हताश हो जाता है कि यार उसके पास में बहुत ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं, वो कहाँ से माल लाता है, वही माल में लेके आऊँ। तो उसके सामने माल लेके आते हो, सेम वो पैटर्न लेके आते हो, तो ना वो कमा पाता है ना आप कमा पाते हो। हमेशा ऐसे बहुत सारे व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा एक कंपटीशन ऐसा होता है कि आपका माल जो आपकी सोर्सिंग है वो सही नहीं है। आप क्या करते हो, सूरत में आते हो, सस्ता माल खोजने की कोशिश करते हो कि सस्ता लेके जाऊंगा, उसको सस्ता बेचूंगा तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं होगा।
आप क्या करते हो उसके अंदर, गलती क्या करते हो, जो ट्रेंड होता है, जो कल्चर होता है, जो मार्केट में नया होता है, वो आप ले ही नहीं पाते हो, आप सस्ते की तलाश में आते हो। तो हमेशा व्यापारी को क्या करना चाहिए, अगर आपका कंपटीशन आपको खत्म करना है तो आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। अगर आप मार्केट से अपडेट हो तो आपके पास में कल्चर आपका अच्छा होगा, आपके पास माल अच्छा पहुंचेगा, आपका कंपटीशन नहीं अड़ेगा। होता है क्या, जनरली माल पहले पूरी दुनिया में देखते हैं, फिर सोचते हैं ये बहुत अच्छा बिक रहा है, तब माल परचेज करते हैं। तो आपको कंपटीशन झेलना ही है, ऑलरेडी मार्केट में है ही। ऑलरेडी मार्केट में है ही। आप अपडेट रहिए आपके काम से, आप जितना ज़्यादा अपडेट रहेंगे, जितनी जल्दी आपकी सोर्सिंग आपकी होगी, उतना जल्दी आप अपने कस्टमर को माल जल्दी बेच पाओगे और उतना जल्दी आप निकल पाओगे इस माल से। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर माने कोई एक यूपी, जैसे मैं गोरखपुर से हूँ सर, माने कि कोई गोरखपुर से एक बंदा निकलता है, उसकी एक छोटी सी दुकान है और वो सोचता है कि मैं सूरत जाके अच्छा माल परचेस करूंगा और गोरखपुर में अपनी ब्रांड बनाऊंगा। तो पहली बार आ रहा है सूरत सर, तो पहली बार अगर वो सूरत स्टेशन पर उतरे तो कैसे पता करे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मुझे अच्छा माल मिलेगा, कौन सी चीज़ मैं मेरे वहाँ पर रखूँ, कैसे उसको पता चले? देखिए सर, गोरखपुर से निकला है और सूरत स्टेशन पे आके अगर वो सोचता है मेरे को कहाँ जाना, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसको काम क्या करना चाहिए सर, उसको लिस्ट बनानी चाहिए अपने घर से निकलते हुए। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ सर, घर में अगर 5 सदस्य हैं तो परचेसिंग वो इंसान करने जाता है, वो इंसान निकलता है जो घर का सबसे समझदार आदमी हो। राइट, बिल्कुल। 5 आदमी घर में हैं तो उनको पता है कि ये परचेसिंग करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से, तो वही आदमी निकलता है परचेसिंग करने। तो अगर परचेसिंग करने वाले को ये मालूम है कि मुझे इन लोगों से निकल काम करना है, तो पहले से लिस्ट बना के निकले। सूरत स्टेशन आके डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ जाऊं कि मैं वहां जाऊं, इसका मतलब वो अपने बिजनेस को लेके कंफ्यूज है। आप लिस्ट बना के आइए, कौन सा माल किससे लेना है वो भी लिस्ट बना के आइए, तब आप एक अच्छी खासी परचेसिंग आप कर पाते हो। बहुत सारे लोग आते हैं सर, आपका विजिट कर लिया, मैं एक जगह और विजिट करके आता हूँ, फिर समझता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपने निश्चित किया है मुझे यहाँ जाना है और यहाँ से परचेसिंग करना है, तभी आपकी परचेसिंग सार्थक होगी। राइट। हमेशा प्लानिंग अगर आपने नहीं करी है तो आपका बिजनेस का हर डिसीजन गलत जाएगा। प्लानिंग पहले होनी चाहिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए, 100% आप सक्सेस में जाओ। ग्रेट सर, जैसे परचेजिंग की आपने बात की सर, परचेजिंग में लोग 2 तरह की परचेजिंग करते हैं। पहला, एक जो मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा जो मार्केट को चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी परचेजिंग करनी चाहिए? सर देखो, मुझे जो अच्छा लगा ना तो वो करनी चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है वो भी नहीं करनी चाहिए, मेरा कस्टमर क्या चाह रहा है वो परचेजिंग करनी चाहिए। ग्रेट। देखिए, कस्टमर का बिहेवियर हम लोग हो सकता है पहला नया नया काम हो तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बिजनेस करने के बाद में हमें कस्टमर का बिहेवियर समझ में आ जाता है। हमारी प्राइस रेंज फिक्स हो जाती है कि हमारे पास में 1000 रुपये तक का प्रोडक्ट बिकता है, 2000 रुपये तक का प्रोडक्ट बिकता है, 5000 रुपये तक का प्रोडक्ट बिकता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा क्लाइंट बेस ऐसा है। जो कस्टमर कलर चॉइस चाहता है, जो वर्क चाहता है या जो पैटर्न चाहता है, वो भी हमें समझ में आने लग जाता है। सर, बच्चा बड़ा होता है तो समझ में आ जाता है इसको तीखा पसंद है, इसको मीठा पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा ही हमारा बिजनेस है। जब हमारा बिजनेस जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो हमें समझ में आने लग जाता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा टेस्ट रखना चाहिए। कस्टमर जो चाहता है वो माल परचेज करना चाहिए। मुझे रेड कलर पसंद है तो जरूरी नहीं मैं रेड कलर से मेरी दुकान रखूं। मेरे कस्टमर को व्हाइट कलर पसंद है तो व्हाइट कलर वाला माल दुकान पे होना चाहिए। एग्जैक्ट। ये सर एक्चुअली इसीलिए क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा है लोग परचेसिंग करते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है, उनकी कंसल्टिंग की है। तो कई बार जब उनका हम डेड स्टॉक जब उठाते हैं तो हम पूछते हैं ये डेड स्टॉक आपका इतना क्यों है? तो बोले मैं परचेस करने गया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। आपको अच्छा लगा था, आपने ले लिया, लेकिन वो कस्टमर को पसंद नहीं आए, क्योंकि पेमेंट तो कस्टमर को देना है और पेमेंट कस्टमर नहीं दे तो आपके यहाँ पड़ा रहेगा। तो इसलिए परचेजिंग करने के टाइम पर ये चीज़ पहले ज़रूरी है कि आप अपने मार्केट को समझें कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है। वेरी गुड सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर फ्यूचर क्या है गारमेंट इंडस्ट्री का? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार टेक्सटाइल में अब रहा नहीं कुछ। क्या लगता है सर आपको आने वाले 5-10-20 सालों का फ्यूचर? बिल्कुल सर, देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो कभी बंद होने वाला नहीं है। अब कपड़े की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त डेवलप है। देखिए, काम इंसान की बात समझते हैं अपन। पहले एक आदमी, आज से 15 साल पहले की, एक आदमी मुश्किल से पूरे साल में 10 ड्रेस लाता था। 10 साल पहले की बात करें तो मुश्किल से वो 20 ड्रेस पे आया। और आज की करंट बात करें तो कोई ओकेजन पे जा रहा है, कोई फेस्टिवल में जा रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, कोई वेडिंग में जा रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज में है, सबके लिए ड्रेस है। एक आम लेडीज की बात करते हैं, उसकी अलमारी की साइज की बात करें तो उसके पास वेस्टर्न वेयर भी मिलेगा,
उसके पास ट्रेडिशनल भी मिलेगा, उसके पास पार्टी वेयर भी मिलेगा, उसके पास में वेडिंग में कुर्ती, सूट, लहंगा, ब्लाउज, क्रॉप टॉप, गाउन, नाइट वियर, सब कुछ उसके पास मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ साड़ी थी। फिर भी औरतें सब कहती है परचेसिंग मेरे। पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त डेवलप हुई है कि एक आम इंसान एवरेज, अभी जो डाटा जो बोलता है, एक आम इंसान एवरेज अभी 6 से 8 ड्रेस खरीद रहा है मंथली। मंथली। मंथली, और पहले पूरे साल के अंदर 6 ड्रेस आती थी। तो इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली है, इंडस्ट्री तो और आगे बढ़ने वाली है। और जिस रफ्तार से इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस रफ्तार से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अब परचेसिंग इतनी फास्ट हो गई है। देखिए ऑनलाइन आ गया, आपको क्लिक करके आपको कपड़ा आपके घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। आप ऑफलाइन बिजनेस में हो अगर, तो आप परचेसिंग करते समय ये नहीं सोचते हो कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, आप टेस्ट को लेके आप माल भरना स्टार्ट कर देते हो। तो परचेसिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आप जो मल्टीपल लेवल का काम करना चाहते हो, देखिए एक रिटेलर क्या था, पहले ऑफलाइन ही बिजनेस करता था। राइट। मैं कहना चाहता हूँ एक छोटा दुकानदार हो, आम इंसान हो, उसको ऑनलाइन भी आना चाहिए, उसकी वेबसाइट भी होनी चाहिए, उसको ऑफलाइन बिजनेस भी होना चाहिए, उसका सोशल मीडिया भी होना चाहिए, उसको एआई का भी नॉलेज होना चाहिए, माल का आप प्रेजेंटेशन कैसे करें वो भी होना चाहिए, टीम वर्किंग भी होनी चाहिए। अगर ये मल्टीपल सेगमेंट अगर आपने चालू किए हैं, तो आपके पास ना तो सेल की कमी है, नहीं आपके पास में सोर्सिंग की कमी है। ग्रेट, मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल सर, एक्टिव रहना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं है कि आप शटर खोल ले तो कस्टमर आपकी दुकान के बाहर खड़ा है। फुल एक्टिव होकर बिजनेस करना पड़ेगा। आप 10 साल आपकी लाइफ दे रहे हो, 20 साल बिजनेस को दे रहे हो, जितना भी आप समय दे रहे हो, लेकिन फुल एनर्जी के साथ देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने के, कुछ बड़ा करने के, तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सर सर। मैंने आपके वीडियोस देखे, उसके अंदर आपने बताया 25,000 के अंदर भी आप टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही है सर? देखिए सर, 25,000 से बिजनेस किया जा सकता है सर, लेकिन दो चीजें सीखी जाती है सर। देखिए 25,000 से मैं हमेशा बोलता हूँ घर से बिजनेस किया जा सकता है, दुकान से नहीं किया जा सकता। राइट राइट। लेकिन 25,000 से क्या क्या चीजें सीखी जा सकती हैं? माल परचेज करना सीख गए, माल बेचना सीख गए, उसका अकाउंट सीख गए, माल कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो सीख गए, कस्टमर कौन सी साइज का माल खरीदता है वो सीख गए, टेस्ट क्या खरीदता है वो सीख गए, आप हिसाब किताब रखना सीख गए, अपना सोशल मीडिया चलाना सीख गए। हर चीज तो 25,000 से सीख गए सर, और माल बेच के आप थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना सीख गए। ग्रेट। तो सर इस 25,000 रुपए से क्यों ना बिजनेस करें? सर देखिए आप है ना, मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए देख के आप नहीं सीख सकते हो जो 25,000 में सीख जाओगे। राइट, बिल्कुल 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 सही सर। सर लास्ट हम सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर 3 एडवाइस कोई जो आप गारमेंट बिजनेसमैन को देना चाहते हैं, जो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं या फिर किसी और कस्टमर भी हो सकते हैं जो बट गारमेंट इंडस्ट्री से हैं, उनको कोई 3 एडवाइस। देखिए पहले एडवाइस तो सर यही है कि जमाने के साथ चलिए, और जमाने के साथ ऐसा चलिए कि जमाने के कदम से कदम मिला के चलिए, उसमें एक कदम भी पीछे मत रहिए। अगर आप फॉरवर्ड नहीं हो माइंड से या अपडेट नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। और इस जमाने के अंदर अगर एआई आया है तो एआई को अपनाओ, सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया को अपनाओ, मैनेजमेंट के मंत्र आए हैं तो मैनेजमेंट को अपनाओ। तो सबसे पहला है आप फॉरवर्ड बनिए, अपडेट रहिए। दूसरी चीज सर, आप अपनी टीम को इतना बड़ा बिल्ड कीजिए कि टीम के ऊपर आप वर्किंग कर सको। आप डाउटफुल मत बनिए कि मेरा कोई पैसा खा जाएगा, मेरा पैसा कोई ले जाएगा, यार ये मेरे कंपनी में, उसको शक की निगाहों से मत देखिए। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आपको पता चल सकता है कि कौन मेरा पैसा खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो सुपर पावर बनने की कोशिश कीजिए, अपने बिजनेस को बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका पैसा वो खा नहीं सकता है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी। अगर टेक्नोलॉजी यूज की है तो आपका कोई भी पैसा नहीं खाएगा। राइट। तीसरी चीज सर एक और है कि अगर आप कोई एक्सपांशन कर रहे हो तो एक्सपांशन मोड इस तरीके से कीजिए कि उससे आपको रिटर्न बड़ा मिलता जाए। आप एक दुकान पे ही बैठे हो, उसी दुकान पे सब कुछ अप्लाई कर दिया, टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर दी, सिस्टम भी अप्लाई कर दिया, तो आपने बिजनेस नहीं बढ़ाया। बिजनेस बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाइए। अगर आपका इस साल 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो 10 करोड़ के टर्नओवर के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी वो आप काम कीजिए, तब जाके आपका बिजनेस एक बड़ा और एक ब्रांड बनता है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछते हैं। सर आपकी इतनी अच्छी एनर्जी का, इतने ज़बरदस्त एनर्जी का राज क्या है? आपका क्या रूटीन है? रूटीन सर देखिए, जब विजन लेके चलते हैं, जब मिशन लेके चलते हैं, तो ना तो रूटीन होता है, ना दिन होता है, ना रात होता है। सिर्फ एक ही चीज होती है, वो सपना पूरा करना। कि इस सपने को पूरा करने के लिए जितना भी वक्त, जितना भी डेडिकेशन देना होगा वो हमें देना ही पड़ेगा सर। उसके लिए आप पीछे नहीं हट सकते हो। हमारा विजन है 10 लाख लोगों तक पहुंचने का, जिनको हमारे द्वारा हम लोग काम स्टार्ट करवा पाए या उनकी जर्नी का हम लोग हिस्सा बन पाए।
देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल्स आते हैं ना जब कस्टमर्स के, तो ऐसा लगता है कि यार इसने हमारे साथ में जुड़ के काम किया और आज ये लाखों रुपए कमा रहा है। हमारी एक कानपुर की फ्रेंचाइजी है सर, पुणे में जॉब करते हैं वो, और उन्होंने पुणे की जॉब छोड़ के हमारी फ्रेंचाइजी ली। पहली फ्रेंचाइजी उनकी इतनी सक्सेस गई कि उन्होंने 3 फ्रेंचाइजी और ले ली हमसे। ग्रेट। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं। लोग जो लाख रुपया महीने का कमा रहा था और वो 10 लाख रुपए महीने का कमाता है, तो ऐसा लगता है कि ये काम तो सार्थक है, इसको किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस विजन को लेके चल रहे हैं, तो एनर्जी तो आती है सर जब सक्सेस होते हैं सामने वाला। राइट। देखिए सर, अगर आपके सामने वाला सक्सेस होके अगर आप खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, और सामने वाला बढ़ते हुए देख के आप जलन महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। राइट 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 सर, बढ़िया सर। हमारा ये वीडियो, हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर। ऐसे लोग भी देखेंगे जो छोटे छोटे गांव के अंदर हैं, छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं। सर उनके लिए कोई एक एडवाइस आपको देना हो तो? बिल्कुल, देखिए ये जीवन आपको मिला है कुछ करने के लिए, ये समय मिला है कुछ बड़ा बनाने के लिए। आज के समय ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज के समय ये सोचो इस समय को मैं कैसे यूटिलाइज करूं और इस समय को पावरफुल कैसे बनाऊं। एक आम इंसान से एक अपना मतलब ऐसा इंसान बन के दिखाओ कि आपको दुनिया याद रखें। पैसा कमाया नहीं कमाया वो सेकेंडरी मैटर है। अगर आपने नाम भी बना के गए हैं तो आपको लोग वैसे ही याद करेंगे कि इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप किसी भी फील्ड में रहो, सामाजिक फील्ड में रहो, व्यापारी फील्ड में रहो, या किसी के हितों की रक्षा करने के लिए रहो, सरकार की भूमिका के लिए रहो, भारत के लिए रहो, नाम ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। पैसा कमाया नहीं कमाया कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे के काम आए वो बहुत बड़ा मैटर है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे जहाँ तक आइडिया आया इस बातचीत को लेके कि जितने भी लोग जो खासकर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होंगे या अदर बिजनेसेस कर रहे होंगे, उनको लगभग उनके बिजनेस के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, इतना बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए, और आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हमारे व्यापारियों की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। आपकी कंपनी ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही आपकी कंपनी बड़ी हो, और आपका जो विज़न है 10 लाख लोगों तक पहुंचने का, उनको ग्रो करने का, वो सपना जल्दी पूरा हो। और उसमें सर कहीं पर भी गुरुकुल का कोई कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो वी आर बिल्कुल ऑलवेज सर, विद यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो आपने ये मच सर। अपॉर्चुनिटी मुझे दी, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग हमारी बातों को शेयर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक Thank यू सर, थैंक यू। सो ये थे रितेश मोदी सर, जिन्होंने बताया कि करोड़ों की ब्रांड कैसे बनाई जा सकती है। अगर आपने सर से कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस पॉडकास्ट को देखने आपने क्या लर्निंग ली। मैं सर के साथ जरूर शेयर करूंगा। अब आपकी जवाबदारी है सर को ये बताना कि हमने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और सुपर गेस्ट के साथ और जानेंगे कुछ नई बातें। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट।